अस्सलामुअलैकुम। मुस्तन मुफ्तियान इकराम से दीनी मसाइल का हल जानने के लिए उनके पुरअसर बयान सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए MTM हमजा ऑफिशियल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे नए आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। लाइक और शेयर करना मत भूलिए। दीन के पैगाम को फैलाने में हमारी मदद कीजिए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। कॉर्पोरेट ज़कात के सिलसिले में दो प्रोग्रामों में मैंने गुफ्तगू की। आज के प्रोग्राम में एक कॉर्पोरेट ज़कात के बारे में दो तीन बातें और आपसे अर्ज़ करनी है। पहली बात तो ये थी कि हमने आखिर में ये बात अर्ज़ की जाकर पिछले प्रोग्राम में कि कॉर्पोरेट ज़कात में जब कोई कारोबार होता है तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की मिसाल ली थी हमने, तो उसके अंदर अगर हम देखें तो वो कारोबार, उसके पास कुछ असासे होते हैं, कुछ सेटअप होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, और कुछ उसके पास रॉ मटेरियल होता है, कुछ वर्क इन प्रोसेस होता है, कुछ फिनिश गुड्स होती हैं। तो आखिर में बात निकल के आई थी कि हर कंपनी के पास, हर कारोबार के पास जो नक़द है, नंबर एक वो नक़द, नंबर दो जो उसके पास इन्वेंट्री पड़ी है, चाहे वो तैयार माल हो, चाहे वो माल अभी मशीनों पे चढ़ा हुआ हो, या वो माल ख़ाम माल हो जो अभी आया है और उसको अभी प्रोसेस में लगना है। तो ये तीनों चीज़ें, और जो तैयार हो चुका है, ये तीनों चीज़ें इसमें इन्वेंट्री में आती हैं, ये हों। इसके बाद उस कंपनी ने जो उधार पे माल बेचा हुआ है और जो उसका रिसीवेबल आना है, ये हो। और इनको आप जब जमा करें, और इसके बाद ये कि अगर उस कंपनी ने कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रखी, बाद दफ़ा ऐसा होता है कि कारोबार होता है, उसने एक बड़ी कंपनी है, उसने किसी और कंपनी के अंदर पैसा डाला हुआ है। एक तो तरीक़ा होता है कि बैंक में डिपॉजिट करें, एक होता है किसी और कंपनी के अंदर अपनी सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो इन चीज़ों को आप जब कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास निकल कर आता है, फ़र्ज़ करें कि 1 करोड़ रुपये नकद पड़ा हुआ है, 10 करोड़ रुपये उसके पास इन्वेंट्री पड़ी है, और 3 करोड़ रुपये उसके पास रिसीवेबल है। तो 3 और 1 और 10, 14 करोड़ रुपये उसके पास ही टोटल असासे हुए। इसके अंदर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि उसने 1 करोड़ की कहीं पर इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो कुल 15 करोड़ रुपये के इसके असासे ऐसे हो गए कि जिनके ऊपर कहा जाएगा कि ज़कात आती है। अब इसके बाद आके चलकर क्या है, इसके बाद ये देखा जाता है कि इस कंपनी ने लोगों के जो कर्ज़े अदा करने हैं, जो पैसे इसने वापस करने हैं, जो इसके पेएबल हैं, वो कितने हैं। पेएबल के सिलसिले में तफसील है। एक तफसील ध्यान में रखें कि कुछ पेएबल होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म कहलाते हैं, 1 साल से ज़्यादा मुद्दत के, थोड़े थोड़े करके देने हैं, और कुछ पेएबल वो होते हैं कि जो शॉर्ट टर्म होते हैं, 1 साल के अंदर देते हैं। बड़ी तहकीक इस पर है, लेकिन उलमा इकराम की मुहतात राय ये है कि वो सारे पेएबल जो कि आपको 1 साल में अदा करने हैं, उनको आप इसमें से माइनस करेंगे। हमारी मिसाल में अगर हम देखें, हमने टोटल निकाला था 15 करोड़ रुपए के वो असासे जिन पर ज़कात है, और फ़र्ज़ करें कि इस कंपनी का इस साल की जो वाजिबुल अदा, जो उसके दुयून हैं, जो इस साल उसके पेएबल है, वो है 2 करोड़ रुपये। तो 15 करोड़ में से आप 2 करोड़ को जब मिन्हा करेंगे तो आपके पास 13 करोड़ रुपये बच जाते हैं। इस 13 करोड़ रुपये पे ज़कात कैसे निकाली जाएगी? इस 13 करोड़ पे ज़कात का तरीक़ा ये होगा कि आप 2 तरीक़े से ज़कात निकाल सकते हैं। एक तरीक़ा तो ये है कि कारोबार ज़कात निकाल दे, चाहे वो कंपनी हो। हिसाब आपने लगाया कि जी हमारी ज़कात, फ़र्ज़ करें कि इसमें 13 करोड़ रुपये के पर ज़कात बनती हमारी इतनी, तो एक सूरत यह है कि कंपनी से ज़कात निकालती जाए, कारोबार से। दूसरी सूरत यह है कि जो कारोबार के मालिकान हैं, चाहे वो शेयर होल्डर हों, या अगर वो एक रजिस्टर्ड फर्म नहीं है तो उसके मालिकान है, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके 10 मालिकान हैं, उन 10 मालिकान को बता दिया गया कि इतनी ज़कात है, और आपके इसके अंदर जो शेयर्स हैं वो इक्वल हैं, लिहाजा हर एक शख्स पे इतनी ज़कात आती है। तो अगर कोई मालिकान चाहें तो शख्सी तौर पे ज़कात अदा कर दें, यानी हर मालिक अपना भी जो एक पोर्टफोलियो बनाता है ज़कात का हिसाब करेगा, तो उसके अंदर इस कारोबार में से जिस पर ज़कात आ रही होगी उसका हिसाब बता देगा वो, कि मैंने मिसाल के तौर पर एक मालिक है, उसने कहा जी मेरे पास सोना इतना पड़ा है, चांदी इतनी है, नकद इतना है, और इसके अलावा मेरे पास जो है इन्वेस्टमेंट्स इतनी है, प्रॉपर्टी इतनी है, इन सब के साथ साथ मेरा कारोबार में इतना पैसा लगा है, और उस कारोबार से मुझे पास हिदायत ये आई है कि आपने इसमें 10% हिस्सा लगा रखा है, और ज़कात इस कारोबार की जो बनती है उसमें से इतना पर आप ज़कात अदा कर दें। तो अगर ये शख्स, इन मालिकान की हैसियत से ज़कात अदा की जाएगी तो ये शख्सी ज़कात अदा होगी, और अगर कंपनी की सतह पे ज़कात अदा की जाए, दोनों की जवाज़ का फतवा है। उलमा इकराम कहते हैं कि कारोबारी सतह पे भी ज़कात दी जा सकती है। अब हमने जो कपड़े की मिसाल ली थी कि इस कारखाने ने ज़कात का हिसाब किया, और ज़कात का हिसाब करने के बाद इन्होंने हिसाब लगाया कि हमारे पर 13 करोड़ रुपए पे ज़कात आती है, तो कंपनी के अंदर से 13 करोड़ के पर जो ज़कात की रकम बनती है वो रकम निकाली, और वो निकालने के बाद उस रकम को सदका कर दिया गया, मुस्तहिक़ीन में जो तरीक़ा है तक़सीम कर दे दिया गया।
इस तरह मालिकान की ज़कात भी अदा हो जाती है। तो ये कॉरपोरेट सेक्टर का तरीक़ा है। इसी तरीके पर आप ट्रेडिंग को भी देख सकते हैं कि तिजारत के अंदर जब आप हिसाब करने जाते हैं तो आप अपनी इन्वेंट्री पर ज़कात निकालते हैं, सेटअप पर ज़कात नहीं होती। अगर आपकी कोई दुकान है, वहाँ पर आपके फर्नीचर हैं, फिक्सचर हैं, बहुत सारे सेटअप लगे हुए हैं, जो माल तिजारत आपके पास पड़ा है आप उसकी कीमत निकालेंगे, और जो माल तिजारत की कीमत निकल के आपके पास आती है, और कीमत वो नहीं जो आपने ख़रीदी, बल्कि वो कीमत जो आपको मिलेगी, यानी फ़रोख्त करने पर। तो तीन सूरतें मुमकिन है। आपने एक चीज़ 10 रुपये की ख़रीदी, वो 10 की बिक जाए। आपने 10 की ख़रीदी, वो 12 की बिक जाए। आपने 10 की ख़रीदी, 8 की। अगर एक चीज़ आपने ख़रीदी 10 की है और उसकी आज कीमत फ़रोख्त 8 रुपये, ज़कात आप 8 के हिसाब से निकालेंगे। तो तिजारती जो तरीक़ेकार है तिजारत का, उसके अंदर जो आपके पास माल काबिल फ़रोख्त है उसका हिसाब करेंगे, यह आपकी इन्वेंट्री बन गई। बाकी कैश का हिसाब करेंगे, कैश और बैंक बैलेंस का करेंगे, रिसीवेबल का करेंगे और इन्वेस्टमेंट का करेंगे, और जो भी हिसाब निकल कर आता है उस पर भी उसी तरह ज़कात। तो ट्रेडिंग कंसर्न में और इसमें फ़र्क क्या होता है कि ट्रेडिंग कंसर्न के पास सिर्फ़ और सिर्फ ट्रेडिंग का माल होता है जो कि उसकी इन्वेंट्री होती है। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के पास वो माल भी होता है जो फिनिश गुड है, वो भी होता है जो रॉ मटेरियल है, वो भी होता है जो वर्क इन प्रोसेस है। इस तरीके से अगर कॉर्पोरेट सेक्टर के इन दो शोबों की ज़कात निकाली जाए तो ज़कात अदा की जा सकती है।